हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू जीटीएस को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो मुझे एज ए स्टूडेंट गाइडेंस किया, मुझे मोटिवेट किया और पढ़ने के लिए बीच बीच में मुझे आके समझाया कैसे क्या पढ़ना चाहिए। और मैंने यहाँ पे जीटीएस का पता किया था उसे बाय गूगल सर्च करके, फिर कांटेक्ट किया, डेमो क्लास ली थी। डेमो क्लास में मुझे जीटीएस की फैकल्टी का जो पढ़ाना था स्टैंडर्ड अच्छा लगा, तो मैंने जीटीएस उसके बाद ज्वाइन कर लिया। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीटीएस पे। आज हमारे साथ हैं पंकज, जो कि अभी रिसेंटली व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है और साथ ही एसएससी जेई का मेंस दिया है। तो आज हम इनका अनुभव साझा करेंगे इंस्टीट्यूट के साथ, साथ में इन्होंने पढ़ाई कैसे की। पंकज, आपका स्वागत है जीटीएस में और कांग्रेचुलेसन फॉर सिलेक्शन इन व्यापम एससी एंड एसएससी जेई प्री। अभी मेंस लिखा है आपने, आई होप कि आप मेंस इसका क्लियर करके और एसएससी जेई की जॉब। आपने कब ज्वाइन किया था जीटीएस? अक्टूबर 2021 में मैंने जीटीएस ज्वाइन करा था और ये कुछ सितंबर या नेक्स्ट सितंबर, अगस्त या सितंबर में जीटीएस में सब इंजीनियर और एसएससी जेई से ओरिएंटेड कोर्स खत्म कर दिया था मेरा सिलेबस। अच्छा, जैसे साइक्लिकली क्लासेस चलती हैं हमारे यहाँ पर, तो उसमें और जो बीच बीच में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? कि मतलब वो ज़्यादा अच्छा रहता है या कि जो एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं? एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं। जैसे तो जीटीएस में पहले टेक्निकल का एक खत्म हो जाता है, फिर दूसरा स्टार्ट होता है और पैरेलल में नॉन टेक्निकल का एक या दो सब्जेक्ट चलते रहते हैं। अच्छा, तो रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी और किस तरीके से आपने रिवाइज किया सब्जेक्ट को? फर्स्टली तो मैं पहले टेक्निकल क्लास अटेंड करता था, तो डेली टेक्निकल का रिवीजन करता था मैं। और जैसे फर्स्ट एक सब्जेक्ट खत्म हो गया टेक्निकल का और सेकंड सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो प्रीवियस जो टेक्निकल का सब्जेक्ट हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर नोट्स को बार बार रिवाइज करता था, देखता था कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिर नोट्स में जाके डाउट क्लियर करता था। अदरवाइज सर रहते थे तो सर से मैं पूछ लिया करता था। अच्छा, जनरली मैंने एक क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही होता है कि एक सब्जेक्ट पढ़े दूसरा भूल गया, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, करीब 22 सब्जेक्ट हो जाते हैं टेक प्लस नॉन टेक मिला के। तो हमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना होता सब्जेक्ट में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, फिर उसको बार बार रिवाइज करते रहें, रिवीजन करते रहें। इसलिए मैंने पूछा कि आप रिवीजन किस तरीके से किया आपने। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? डेली कोचिंग को छोड़कर मैं डेली घर में 6 से 7 घंटे डेली पढ़ता था, मॉर्निंग और नाइट मिला के। और उससे क्या टेक्निकल का रिवीजन हो जाता था और थोड़ा टाइम में नॉन टेक को निकालता था, क्योंकि नॉन टेक भी बहुत ज़रूरी है। अगर नॉन टेक में आप स्कोर नहीं कर पाओगे और टेक्निकल में करोगे तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। नॉन टेक का बेसिकली क्या है, 50% का वेटेज होता है। तो 50% का वेटेज है तो आपको थोड़ा सा मेहनत उस पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग 4 घंटे की यहाँ क्लास हो गई, तो आपको 4-5 घंटे घर पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। साथ ही ये भी होता है क्लास में जैसे बच्चा पढ़ के गया, घर में रिवाइज नहीं किया, तो वापस जब दूसरे दिन क्लास करने आता है तो फिर उसको क्लास में दिक्कत होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को क्या मतलब डेली रिवाइज करके आना चाहिए प्रीवियस क्लास क्या है? स्टूडेंट्स को डेली रिवाइज करके आना चाहिए प्रीवियस क्लास का। अदरवाइज अब नेक्स्ट क्लास लोगे तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कुछ चीज़ें कोलैप्स हो जाती है, वो फार्मूला याद नहीं आ पाता है तो बहुत दिक्कत होती है। और फिर नया टॉपिक शुरू हो जाता है उससे रिलेटेड, तो समझने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से स्टूडेंट्स क्या है, कभी कभी उस चीज़ को कोलैप्स कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। मेनली ये भी होता है कि हम अगर एक दिन की क्लास मिस कर दी, पता चला वही एग्जाम में आ गया। तो दूसरी चीज़ रेगुलरिटी जो है वो ज़्यादा जरूरी होती है। आप प्रैक्टिस करिए, रेगुलर क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करना जरूरी रहता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आज पढ़ लिया फिर कल नहीं आए, फिर इस तरीके से आते हैं, तो इस ये कारण भी होता है एक सिलेक्शन ना होने का। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अभी एसएससी जेई का मेंस दिया है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था आपका? एसएससी जेईई मेंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कोचिंग से जो मुझे सिलेबस प्रोवाइड किया गया था, जो भी नोट्स दिए गए थे, और हमारे सिविल में पढ़ाते हैं सूरज सर, उन्होंने न्यूमेरिकल करवाए थे, डेरिवेशन कराए थे, और जो थ्योरी पढ़ाई थी पीएमसी की, उसी से लगभग सारे क्वेश्चन फंसे हुए थे प्रीवियस ईयर।
और सारे न्यूमेरिकल उन्होंने फॉर्मूले फॉर्मूले के थ्रू न्यूमेरिकल के थ्रू सारे फॉर्मूले याद हो गए थे, तो काफ़ी अच्छा गया वैसे मेरा में। और कोचिंग से बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया एज अ एसएससी जेई प्री ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड और व्यापम। आपने 21 में कोचिंग ज्वाइन की थी और आपका 22 में मतलब एक साल में सिलेक्शन हो गया। वैकेंसी आती है तो बच्चा एक साल में सिलेक्शन ले ही लेता है। उसके बाद आपका एक एग्जाम में हो गया। इससे पहले भी आपने कोई एग्जाम दिया था? जी हाँ सर, मैंने नॉन टेक्निकल के लिए एमपी पुलिस का और रेलवे का एग्ज़ाम दिया था। मैं अपने आप को चेक करना चाहता था कि मेरा नॉन टेक कैसा जा रहा है, ताकि मैं एसएससी जेई में नॉन टेक और व्यापम सब इंजीनियर में नॉन टेक में कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा। हाँ, ये आपने जो रेलवे जेई दिया था, वो रेलवे जेई में क्या कौन सा एग्जाम दिया था? रेलवे में जेई दिया था या कोई और दिया था? रेलवे में सर मैंने दिया था एनटीपीसी और ग्रुप डी, और एमपी पुलिस का दिया था। अच्छा, नहीं रेलवे जेई तो काफी समय से अभी आया नहीं है, क्योंकि आप 21 में तो एडमिशन लिए हैं, तो उसके पहले तो जेई आया नहीं था। हाँ। तो एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी में कौन सा आपका एग्जाम क्लियर हुआ था? एनटीपीसी में मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ था, सेकंड नहीं हुआ था, और ग्रुप डी का भी जो अभी एग्जाम हुआ था वो मेरा क्वालिफाइड है। और हाँ, एमपी पुलिस भी क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड है। तो जैसे क्या होता है कि आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है? बीटेक किया है। बीटेक या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है कि नॉन टेक्निकल में जैसे एसएससी जेई है, और एक हो गया आपका एसएससी में नॉर्मल सीएचएसएल सीजीएल, और एक है आपका जैसे एमपी में जेई का होता है, और एमपी में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी नॉन टेक में होती है, और टेक्निकल में एक आरआरबी जेई होता है, और नॉन टेक्निकल में एनटीपीसी वगैरह होता है, टेक नॉन टेक दोनों की एग्जाम। तो जो आरआरबी का एनटीपीसी है, उसमें जैसे ग्रुप 1 से लेके मतलब लेवल 1 2 3 4 और 6 तक लेवल होता है उनका। 6 लेवल में जो होता है स्टेशन मास्टर, उसके नीचे सीनियर क्लर्क, इस तरीके की पोस्ट रहती है। एक होती है आरआरबी जेई की। आरआरबी की जेई की जो पोस्ट होती है दोनों से बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। तो बच्चे जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि नहीं हम एनटीपीसी में चले जाएंगे तो हम स्टेशन मास्टर बन जाएंगे तो हम बड़ी पोस्ट पे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपका जो सुकून आरआरबी जेई पे है, जो टेक्निकल वाले पे, वो नॉन टेक्निकल पे भी नहीं है। तो अगर कुछ बच्चे ये सोचते हैं जैसे रेलवे जेई की वैकेंसी आने वाला है, तो रेलवे जेई की तैयारी ना करके किसी और चीज पे लग जाए। जैसे अभी कुछ बच्चे पटवारी में लग गए थे, ठीक है, जैसे उसका पटवारी का नोटिफिकेशन है तो पटवारी में लग गए। अभी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिविल की एक पोस्ट आई है एमपीपीजीसीएल पे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो बच्चे उसकी तैयारी ना करके इलेक्ट्रिकल वाला अगर उसकी तैयारी करता है पटवारी की, एक तो दोनों के लेवल में डिफरेंस है। आपका जो जेई है वो लेवल 8 पे है, और पटवारी लेवल 2 या 3 में होगा, इससे ऊपर तो नहीं होगा, ठीक है, लेवल 2 में ही है आई थिंक। तो आप एक तो लेवल में बहुत पीछे होगा, दूसरी चीज आप श्योर नहीं है कि क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सारे बच्चे बैठे हैं। जिसने इंजीनियरिंग किया वो भी है, इंजीनियरिंग जिसने नहीं किया वो भी है। तो वहां पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे पटवारी अभी आया ना, वैसे ही आरआरबी जेई 2019 के टाइम पे आया था। जब 19 में आरआरबी जेई आया तो उस टाइम पे भी पटवारी की वैकेंसी आई थी। तो बहुत सारे बच्चे थे जो पटवारी की तैयारी करने लगे। उनका ऐसा हो गया ना तो पटवारी में हो ना आरआरबी जेई में हुआ। कुछ बच्चों को मैंने सुना दिया था कि तुम अगर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो तो उधर क्यों जा रहे हो, तो बल्कि उनका हो गया था। तो बाद में यही बोले सर अच्छा हुआ आपने उधर से निकाल के इधर बोल दिया तो हम इधर तैयारी करने लगे। तो एक तो पोस्ट का अंतर पड़ जाता है, जेई की पोस्ट बड़ी पोस्ट होती है, नॉर्मल जो छोटी पोस्ट होती है। तो थैंक यू हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।